हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि अकेला 5 to 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो ये परफेक्ट टाइम है अपना सिलेबस पूरा करने के लिए। एंड अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो परफेक्ट टाइम है रिवीजन स्टार्ट करने के लिए। तो हर टाइप से ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आपका सिलेबस हो गया तो वीडियो को 2x पे देखो, अगर नहीं हुआ है तो आराम आराम से देखो, समझो कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं बात कर रही हूँ चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। पूरी जितनी भी वीडियो आएंगी अगर आपने देख ली तो 5 to 10 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के ही हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से डेरिवेशन कराई है, बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल मैं करा रही हूँ वो आपको साथ साथ लिखना है, अपनी फॉर्मूला शीट साथ में लेके बैठनी है, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज नए पढ़ोगे आप उसको आप लिखना अपनी फॉर्मूला शीट में। बस नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे तो वो वहां से डाउनलोड करके उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, बट यस, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाए उसको जरूर नोट करना। जहां पे मैं डेरिवेशन कराऊं वो भी साथ साथ करना, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। बट तीन तीन पेन लेके हाईलाइटर लेके नोट्स मत बनाने लग जाना। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट उससे पहले चैनल तो सब्सक्राइब करते जाओ। चलो, तो ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का सिलेबस है। एंड मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अब बहुत ही कम टाइम रह गया आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस सिलेबस को सीबीएसई की साइट से डाउनलोड करो एंड इसके 3 कॉपीज निकलवाओ, ठीक है। तीनों को मतलब अलग अलग लगाओ अपनी वॉल पे, रिवीजन 1, रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3 लिख के। तो हर फेज में जो भी रिवीजन चल रहा है आपका, मान लो अभी आप रिवीजन 1 वाली स्टेज पे हो, तो जो जो टॉपिक्स आपके होते जा रहे हैं उसको कट करो। 3 बार रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तीसरे रिवीजन पे पहुंच जाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, अब मुझे पूरा का पूरा सिलेबस आ गया है। पर उससे पहले आपको रिवीजन 1 में सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो एक एक टॉपिक को कट करते रहोगे तो मोटिवेशन भी मिलता रहेगा देख के कि हाँ इतने टॉपिक्स हो गए हैं, है ना। और सिलेबस का आइडिया भी रहेगा कि इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये वाला टॉपिक है, ये इतना है, 1 पेज का है, 2 पेज का, इसको लर्न करना है। ये डेरिवेशन है, इसको लर्न करना है, ये फॉर्मूला है, इसको लर्न करना है। तो ऐसे ही अपने पूरे के पूरे सिलेबस को 3 बार रिवाइज करो, इसके प्रिंट निकलवाओ, दीवार पे लगाओ एंड जो जो टॉपिक्स होते रहे उसको काट दो। ऑलराइट, तो ये आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का सिलेबस है। इतना ही आएगा बोर्ड के पेपर में। एंड सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है। तो प्लीज ध्यान से एक एक चीज देखना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट, सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट पता है हमें। सबसे इजी एग्जांपल या सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम मैग्नेट का लेते हैं वो होता है बार मैग्नेट। कैसा दिखता है बार मैग्नेट? एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है ऐसे करके, राइट। ये होता है बार मैग्नेट, है ना। इसमें 2 पोल्स होते हैं। कौन कौन से पोल्स होते हैं? फर्स्ट पोल इज नॉर्थ पोल, यहाँ एन होता है, और दूसरा पोल क्या होता है? साउथ पोल। हमेशा याद रखना कि मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमेशा क्या होंगे? 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इसके अराउंड एक इमेजिनरी एरिया, मान लो कि आपने आयरन फिलिंग्स ली, ठीक है, इस मैग्नेट के अराउंड रखी। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया तक है, ये स्फेयर ऊपर भी जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा घूमेगा। अगर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है इतनी है और मैंने इसके अंदर एक आयरन फिलिंग रख दिया, तो ये मैग्नेट क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, करेगा या नहीं करेगा? अब अगर मैंने इस लाइन के बाहर आयरन फिलिंग को रख दिया, जहां पे उसकी रीच नहीं है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या ये आयरन फिलिंग को हिला भी पाएगा? नहीं हिला पाएगा। तो यही होती है मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है कि जिसके अंदर मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है। और उसके बाहर अगर हमने आयरन फिलिंग रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उस मैग्नेट का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे हमारे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैसे ही मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो सर्कुलर लूप्स होती हैं। ऑलराइट, सर्कुलर लूप मतलब नॉर्थ पोल से निकलेगी एंड साउथ पे जाएगी। तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से जाती है, निकलती है और साउथ पे जाती है। बट ये यही खत्म नहीं होती, मैग्नेट के अंदर ये कैसे जाती है? ऐसे, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो नॉर्थ से साउथ जाती है, बट मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे भी, यहाँ पे भी ऐसे होगा।
बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितनी मतलब जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, इसका मतलब है कि वहां पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ना। अब आपने चीनी फेंकी गई, चीनी फेंकी तो वहां पे बहुत सारी चींटियां आ गई, है ना, और उसके थोड़ी दूर पे चींटियों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। एंड जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो ये पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, हर चीज हर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझो इसको, इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं। याद करो कि कौन कौन सी बताइए। सबसे पहली, नॉर्थ से निकलती है एंड साउथ पे एंड होती है मैग्नेट के बाहर, ठीक है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। क्लोज लूप्स होते हैं, ऑलराइट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगे, उनमें डिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब है कि वहां पे स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट एरिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। समझ आ गई? इसकी डेफिनेशन है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया आपको, है ना? जहां पे उसका इन्फ्लुएंस फील हो सकता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स। ये टॉपिक्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, क्योंकि हमने ये 10th क्लास में पढ़ रखा है। अब 10th के टॉपिक तो वो 12th में इतने ज्यादा नहीं पूछेगा ना, तो आपको बस पता होना चाहिए कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहता क्या है। मान लो कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको हमने एक बैटरी के साथ, एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो उसमें करंट फ्लो करने लग गया। ऑलराइट, अब वो वायर, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? वो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। बस यही बताता है हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कि एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अब पता कैसे लगा कि वहां भाई यहाँ पे करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? तो जो कंडक्टिंग वायर थी उसके नीचे, जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, उसके नीचे हमने एक कंपास रख दिया। कंपास की नीडल अगर डिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या बताएगी? वो यही बताएगी ना कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो जब हमने एक कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके साथ में हमने क्या रख दिया? एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, एक कंपास रख दिया, तो उस कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या करने लग गई? डिफ्लेक्ट करने लग गई। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से वो कंपास की नीडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। समझ आई बात? अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे ऑर्स्टेड ने, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं फटाफट से। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पढ़ने, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसका कंक्लूजन क्या निकला। तो यही कंक्लूजन निकला। अच्छा, अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की? हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ऑलराइट, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड उठाओ अपना। तो ये जो थंब होता है ये किसको इंडिकेट करता है? ये स्ट्रेट वायर, जो कंडक्टिंग वायर है ना, जैसे ये वायर है, तो उसको इंडिकेट करता है। अब थंब की डायरेक्शन अगर ऊपर है, इसका मतलब करंट जो है हमारा कहाँ जा रहा है? ऊपर, ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। एंड अगर थंब की डायरेक्शन नीचे है तो मतलब हमारा करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। एंड ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स को कर्ल करो ऐसे करके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है। अगर हम हमारा थंब अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अगर हमारा थंब डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है तो इसको कर्ल करो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टिंग वायर है, ये दूसरी कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है एंड इसमें ऐसे नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो अब ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो ऐसे थंब आएगा। अब इसको कर्ल करो फिंगर्स को, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे, आएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे की तरफ पॉइंट करो तब भी कॉन्सेंट्रिक, फिंगर तो ऐसे कर्ल हो रही है ना, तो सर्कल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे ऐसे करके।
ठीक है। बट डायरेक्शन जो होगी, अब ये देखो, अब इसमें डायरेक्शन हम या तो क्लॉकवाइज बनाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमने ऊपर रखा तो हमारी जो कर्ल हो रही है मेरी फिंगर्स, वो ऐसे कर्ल हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। अब जब थंब डाउनवर्ड्स है ना, थंब डाउनवर्ड्स है तो फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो कैसे हो गई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्लॉकवाइज, और यहाँ पे कैसी हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और स्टेट एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ये आपको समझ आ गया कि एक कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कैसे करते हैं, वहां पे एक कंपास रख के, एक मैग्नेटिक नीडल रख के, जो कि डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। अब जितना अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो वो नीडल और जोर से डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। अगर कम करंट को कम कर देंगे तो वो नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट करना मतलब कम कर देगी। अगर करंट वायर में से स्टॉप हो गया तो वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगी नहीं। तो यही इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा पूरा सिस्टम है राइट हैंड थंब रूल का। आपको समझा भी दिया मैंने कि कैसे हम डायरेक्शन पता करते हैं। ऑलराइट, आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो ये पहला जो है फॉर्मूला है हमारे चैप्टर का, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट द चैप्टर हम इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना कि ये फॉर्मूला क्या कहता है। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, बस आपको फॉर्मूला लर्न करना है। तो सबसे पहले ये एक्स वाई एक वायर है, ठीक है, डायग्राम को समझाती हूँ मैं आपको। एक्स वाई ना एक वायर है, ऑलराइट। एक्स वाई में करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ये करंट की डायरेक्शन है, एरो बनी हुई है, ठीक है, एरो हमेशा बनानी है। तो ये करंट की हमारी क्या है, डायरेक्शन। तो ऐसे ऊपर की तरफ हमारा करंट फ्लो कर रहा है वायर में। अब हमको किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो कि इस वायर के एक स्मॉल एलिमेंट डीएल से कितने डिस्टेंस पे है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ऑलराइट। तो ये पॉइंट पी लिया। अब यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, इस क्रॉस का मतलब क्या है आप मुझे बताना चाहोगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ना दो टाइप के वो बनेंगे पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड के। अगर आपको ऐसे दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनी हुई दिखेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी हुई दिख रही है ना, इसका मतलब है वो कहाँ आ रही है, वो बाहर की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेपर। एंड अगर क्रॉस बना हुआ दिख जाए ना, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इनसाइड द पेपर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। अब राइट हैंड थंब रूल सिर्फ स्ट्रेट वायर की वजह से नहीं लग सकता, दोनों, अगर हमारे पास वायर सर्कुलर भी है ना, उसके लिए भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो भी हम राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं। बस उसमें ये हो जाता है कि जो हमारी कर्ल फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वो करंट को, वायर को रिप्रेजेंट करती है और करंट को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो हमारा थंब है उस केस में वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लो, अगर ये वायर, ये कर्व्ड वायर है, ये स्ट्रेट तो नहीं है, तो अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे घूमेगा, ऑलराइट। एंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा है, राइट। तो इस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं। एंड जब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आ रही होती है तो हम डॉट यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्स वाई वायर है, इसमें हमने स्मॉल लाइन एलिमेंट लिया डीएल। ये डीएल से हमें क्या करना है, इसमें जितना करंट फ्लो करना है उसकी वजह से फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से इस पॉइंट पी पे हमने एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ली डीबी, ये आ रही है, ठीक है। इससे पी पॉइंट का एंगल कितना बन रहा है, थीटा, एंड ये डिस्टेंस कितना है, आर। तो अब बायोट-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि फर्स्ट पॉइंट दैट अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, या फिर बायोट-सैवर्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ऑलराइट। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस लाइन एलिमेंट के, डीएल के। जितना बड़ा लाइन एलिमेंट उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। मतलब ये जो एंगल थीटा आया है इसका साइन कंपोनेंट लेंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्थ पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ये जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के, ऑलराइट। तो ये चार चीजें हैं
जिसके प्रोपोर्शनल हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन चारों को कंबाइन करते हैं तो डीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं हम तो क्या आता है हमारे पास, अरे इज इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू, ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आगे सुनो मेरी बात, ये तो हो गई हमारी क्या, मैग्नीट्यूड। अब अगर मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करो। सो डी बी वेक्टर, या अभी वेक्टर नहीं आएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल साइन थीटा अपॉन r³। ये हो गया। ठीक है, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो I तो हमारा कांस्टेंट है ना, करंट तो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, वो तो टाइम के साथ वैरी कर नहीं रहा, तो वो तो बाहर ही आ जाएगा। सो डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दो। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब ये साइन थीटा अगर कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में लगता है तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, बताओ कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में आएगा, आर और डीएल, बट इसका ऐसे लिखते हैं डीएल क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अपॉन में r³ एंड साइन थीटा हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। तो ये होती है हमारी वेक्टर फॉर्म किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो दोनों फॉर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है आपके लिए, तो ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो हमने आज यही पढ़ा, बायोट-सैवर्ट लॉ। एंड ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, फटाफट से एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराती हूँ मैं आपको। अब से पढ़ना न्यूमेरिकल को, पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो न्यूमेरिकल। देखो क्या कहता है वो, एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। एक लाइन एलिमेंट दिया है जिसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स आई कैप। डेल्टा एक्स उसकी वैल्यू है ना, आई कैप उसकी डायरेक्शन है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, वो ओरिजिन पे रखा है। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, एंड ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक लाइन एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स, और वो कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे। तो ये ओरिजिन है ना, ये लाइन एलिमेंट है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। और उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स। आई कैप, आई कैप क्या होता है, एक्स की डायरेक्शन में। अगर यहाँ माइनस आई कैप होता तो हम इसकी डायरेक्शन इधर बनाते, बट ये प्लस आई कैप है तो हम इसकी डायरेक्शन कहाँ बनाएंगे, इस तरफ ऐसे करके बनाएंगे। तो ये क्या है हमारा डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो करंट कितना है, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस के यहाँ से ओरिजिन से ना 0.5 मीटर पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे ये 0.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा रखा, एक पॉइंट पी है, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इस डेल्टा एक्स की वैल्यू, लाइन एलिमेंट की वैल्यू हमें 1 सेंटीमीटर दी है। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो गिवन लिखो, गिवन तो लिखना ही है। तो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, डेल्टा एक्स कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं रखना है, मीटर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट होगा, 10⁻⁻2 मीटर। आ गई बात समझ में। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखो, जो हमारा लाइन एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस होता है उसको आर लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो लाइन एलिमेंट ये, उससे पॉइंट का डिस्टेंस 0.5 मीटर है, तो ये क्या हो गया हमारा, आर हो गया। आर इज 0.5 मीटर। अब हमको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, डी बी। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर
स्क्वायर, यही था। अब एक बात और बता दो कि जो ये साइन थीटा था, ये थीटा जो होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये थीटा एंगल अभी हमने क्या लिखा था, डीएल क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे लिखा था ना हमने, इसी को ही तो खोल के हमने साइन थीटा लगाया था। तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल होता है वो होता है हमारा थीटा, उसको लेते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, हमारा डीएल ये है और हमारा आर ऐसे है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया हमारा, थीटा हो गया हमारा बड़े प्यार से 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर दो, नेक्स्ट पेज पे करते रुको। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट करो। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, करंट हमें 10 दे रखा है, डीएल हमने 10 की पावर -2 निकाला है, आर हमें 0.5 दे रखा था, उसका स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -8। अब मैंने आपको यूनिट तो बताई नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, टेस्ला। ठीक है, इसको टी से लिखते हैं, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन मैंने आपको बताई, डायरेक्शन जो होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे निकलेगी, या तो आप थंब हैंड राइट हैंड थंब रूल लगा लो, या फिर आप डीएल क्रॉस आर वेक्टर कर लो। देखो मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए हमें, डीएल कौन सी डायरेक्शन में था, डीएल आई कैप में था, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में डीएल आई कैप में था, और आर कौन सी डायरेक्शन में है, वाई, वाई को क्या लिखते हैं, जे कैप, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, के कैप, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। वेक्टर नहीं आया, वेक्टर प्रोडक्ट करना, मैं आपको बताती हूँ। देखो कभी भी ऐसा करके प्रोडक्ट आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, आई जे के, तीनों ऐसे लिखने हैं। ठीक है, आई को जब जे से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस होता है, मल्टीप्लाइंग क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो जे के आता है। जे को ऐसे के से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई आता है, के को आई से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जे आता है। बट यहीं अगर आप उल्टा चलोगे, मतलब अगर आई को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो जे ही आएगा बट माइनस जे आएगा। वैसे ही के को अगर आप जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब के कैप क्रॉस जे कैप हो गया तो माइनस आई कैप आएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप हो गया तो क्या आएगा, माइनस के कैप। तो ऐसे बहुत इजी हो जाता है, अगर आपको दोनों वेक्टर क्वांटिटीज दिए तो आपको कोई राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाना पड़ेगा, नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल, ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी डेरिवेशन करेंगे, तो अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखो। एंड वन शॉट्स मेरे चैनल पे सारे अपलोडेड हैं, तो वो जाके देखो। एंड पीवाईक्यूज भी सब करा दिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी सब करा दिए, भाई सारा कंटेंट है, तो प्लीज उसका फायदा उठाओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं सीरियसली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।